नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 4। टॉपिक होगा आज हमारा उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं हमारे कुछ पेड कोर्सेज के बारे में, जो कि ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी के साथ साथ आप अदर स्टेट पीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी एवं बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ उत्तराखंड में जो ट्रिपल एसएससी की एग्जाम्स आई है उसके भी आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अन्य एग्जाम्स की भी आप टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा जो चलाई जा रही हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696066089 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या होता है, टेलीग्राम डाउनलोड करके आपको सर्च करना है, वहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर मिलते हैं आपको वीडियो के सभी नोटिफिकेशन तथा अन्य इन्फॉर्मेशन। साथ ही आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास। यदि हम उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास की बात करें तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसके पूर्व में हमने देखा कि किस प्रकार से प्राचीन भारत का इतिहास हमने वहाँ पर समाप्त किया, फिर मध्यकालीन इतिहास हमने समाप्त किया। अब किस प्रकार से आधुनिक इतिहास की शुभारंभ या आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, ये इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए होना चाहिए। तो उत्तराखंड के यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश शासन की सत्ता की स्थापना, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन की सत्ता की स्थापना तथा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गोरखाओं का शासन का आधिपत्य आधुनिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ को दर्शाता है। जिसमें यदि हम एक क्रांति की बात करें तो एक प्रमुख क्रांति है हमारी 1857 की प्रमुख क्रांति, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन, प्रदेश का जन आंदोलन तथा राज्य का आंदोलन हम इसमें देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। तो शुरुआत करेंगे हम गोरखाओं के शासन से, जो कि शुरू हुआ था कुमाऊं क्षेत्र पर। यदि कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं के शासन की चर्चा की जाए तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो गोरखा हैं वो नेपाल के लड़ाकू एवं साहसी लोग होते हैं और होते थे। और गोरखा जो मूल रूप से थे, ध्यान रखिएगा, नेपाल के लड़ाकू एवं साहसी लोग थे। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, जो कुमाऊं है, युवाओं नहीं, ध्यान रखिएगा, जो कुमाऊं के चंद शासकों की जो राजनीतिक गुटबंदी थी, जो उनका आपस में जो लड़ाई चलती थी, उसका लाभ उठाया और 1790 में अल्मोड़ा पर आक्रमण कर लिया। ध्यान रखिएगा, जो चंद शासक थे छोटे मोटे, उनकी राजनीतिक गुटबंदी का लाभ गोरखाओं ने उठाया और 1790 में अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब इस आक्रमण जब किया तो उस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, उसका नेतृत्व किया था हमारे चौतरिया साहब ने। इनका पूरा नाम है हमारा हस्तीदल चौतरिया जी। ध्यान रखिएगा, हस्तीदल चौतरिया जी। तो आप कह सकते हैं कि हस्तीदल चौतरिया जी के नेतृत्व के साथ साथ जगजीत सिंह पांडे, अमर सिंह थापा, वीर सिंह थापा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और अल्मोड़ा पर अधिकार जमा लिया गया। अब कब से कब तक कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का शासन रहा, तो 1790 से 1885, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट के लिए क्षमा चाहता हूँ, 1885 तक इनका शासन रहा है। और विभिन्न प्रकार से अलग अलग कई क्षेत्रों में इनका आधिपत्य भी हमको देखने को मिलता है। और जो कि आपने नाम सुना होगा जोगा मल्ला शाह का, ध्यान रखिएगा, जोगा मल्ला शाह का, ये कुमाऊं के प्रथम सूबेदार भी नियुक्त हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, कुमाऊं के प्रथम जो सूबेदार नियुक्त कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, जोगा मल्ल शाह को माफ कीजिएगा, कुमाऊं का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया। तो आइए शुरू करते हैं गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं के शासन। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन या गोरखाओं का आधिपत्य किस प्रकार से हुआ, कि जो राजनीतिक गुटबंदी थी छोटे छोटे शासकों की, उनका पूर्ण लाभ उठाया गोरखाओं ने और कुमाऊं क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। इसी प्रकार गढ़वाल क्षेत्र पर यदि हम गोरखाओं के शासन की बात करें तो जब 1790 में कुमाऊं की जो राजधानी थी अल्मोड़ा, जब उस पर गोरखाओं का पूर्ण आधिपत्य हो गया या उस पर अधिकार हो गया, तब वहाँ के जो सेनापति थे अमर सिंह, उन्होंने 1791, ध्यान रखिएगा, जो अमर सिंह थे उन्होंने 1791 में हरकदेव, थोड़ा सा ये पूरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं हरकदेव, हरदेव नहीं है, वे हैं हरक देव। तो उन्होंने हरक देव की सहायता की और उन्होंने हरक देव की सहायता मांगी और उनको हरकदेव ने सहायता दी और हरकदेव की सहायता के साथ इन्होंने गढ़वाल पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया, परंतु अंतिम रूप से गढ़वाल को जीतने में ये सफल नहीं हो पाए। ध्यान रखिएगा,
सफल ये नहीं हो पाए थे। अमर सिंह ने क्या करा था कि जो अमर सिंह जी थे उन्होंने गढ़वाल में जो लंगूरगढ़ है, कौन सा गढ़ है आपका, लंगूरगढ़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लंगूरगढ़, लंगूरगढ़ पर क्या करा था, उन्होंने अपना घेरा डाला था, किंतु अंतिम रूप से वह गढ़वाल को जीतने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद 1792 ईस्वी में जो गोरखा शासक ने गढ़वाल के राजा से संधि कर ली, ध्यान रखिएगा, जब वह जीत नहीं पा रहे थे तो 1792 में जो गोरखा शासक है उन्होंने गढ़वाल के राजा से संधि कर ली, और 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व पर गढ़वाल पर इन्होंने पुनः आक्रमण कर दिया। ध्यान रखिएगा 1803 में इन्होंने वापस से आक्रमण करा, और 14 मई 1804 को देहरादून का जो खुड़बुड़ा नामक स्थान है वहाँ पर जो गढ़वाल के नरेश थे प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में एक बेहतरीन एक निर्णायक युद्ध हुआ, और खुड़बुड़ा का जो युद्ध कहा जाता है उसमें जो गढ़वाल नरेश प्रद्युमन थे वे शहीद हो गए थे, और गोरखाओं का जो आधिपत्य था, गोरखाओं का जो शासन था वह गढ़वाल क्षेत्र पर शासित हो गया। ध्यान रखिएगा, मतलब गोढ़वाल क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया, और गोढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र पर गोरखाओं की सत्ता भी स्थापित हो गई, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में पहले ही गोरखाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और उसी प्रकार अब युद्ध लड़ने के बाद जब वह गढ़वाल क्षेत्र पर विजयी हुए तब उनका इतना बोल सकते हैं कि तब उनका आधिपत्य इस क्षेत्र में भी विकसित हो गया। इसी के साथ साथ 1804 से लेकर 1815 तक विभिन्न गोरखा सेना नायक आए और उन्होंने अपना अपना अलग अलग नेतृत्व किया। इसके बाद 1815 में ध्यान रखिएगा जो सुदर्शन शाह थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन शाह कौन थे, तो आपको बताना चाहता हूं कि सुदर्शन शाह प्रद्युमन के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, प्रद्युमन के पुत्र थे जिनको गोरखाओं ने हरा दिया था। उन्होंने क्या करा, जो प्रद्युमन के पुत्र थे सुदर्शन शाह, इन्होंने 1815 में पंवार वंश की स्थापना कर दी और टिहरी को क्या बना दिया, इन्होंने राजधानी बना दिया। तो ये था एक छोटा सा गढ़वाल क्षेत्र पर जो गोरखाओं का शासन हुआ, किस प्रकार से हमने देखा और किस प्रकार से पंवार वंश की स्थापना हुई। आइए अब देखते हैं कि गोरखाओं के जो प्रमुख सेना नायक थे उनमें कौन कौन से सेना नायक के बारे में पूछा जा सकता है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहले हैं हमारे अमर सिंह थापा जी, 1804 से 1815 तक। नेपाल के जो नरेश थे रण बहादुर सिंह जी, उन्होंने 1804 से 1815 तक काली नदी से, ध्यान रखिएगा, काली नदी से लेकर सतलुज नदी पार तक के क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह थापा को नियुक्त किया गया था। और जो कुमाऊं तथा गढ़वाल का जो निर्माण था, ध्यान रखिएगा, जो कुमाऊं तथा जो गढ़वाल का नेपाल दरबार, ध्यान रखिएगा, निर्माल दरबार नहीं, नेपाल दरबार, ये है नेपाल दरबार। ध्यान रखिएगा, जो कुमाऊं तथा गढ़वाल का जो नेपाल दरबार था उसका सर्वोच्च पदाधिकारी था हमारे अमर सिंह जी थापा। अगला नाम है हमारा रणजोड़ सिंह थापा। यदि रणजोड़ सिंह थापा की बात करें तो 1804 से लेकर 1805 तक यह एक कला प्रेमी सेना नायक के रूप में जाने जाते थे। ध्यान रखिएगा, कला प्रेमी सेना नायक के रूप में रणजोड़ सिंह थापा जी जाने जाते थे, और गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार भी थे, और कवि मोलाराम उसके संरक्षण में रहते थे। ध्यान रखिएगा, जो कवि मोलाराम हैं, जो कि हम कला संस्कृति के पार्ट में हम देखेंगे इनके बारे में, तो रणजोड़ सिंह जो थापा जी हैं वह के उन्हीं के कवि मोलाराम जी जो थे उनके संरक्षण में रहते थे, और मोलाराम ने रणजोड़ को दानवीर कर्ण की उपाधि से भी विभूषित किया है। ध्यान रखिएगा, जो दानवीर कर्ण की बोल सकते हैं कि उपाधि, उपमा नहीं है ये, माफ़ी चाहूँगा, उपाधि, ध्यान रखिएगा, उपाधि से इन्हें विभूषित किया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो पूछते हैं कि मोलाराम, ध्यान रखिएगा, मोलाराम ने रणजोड़ को दानवीर कर्ण की उपाधि से विभूषित किया। अगला नाम है हमारा हस्तीदल चौतरिया साहब। इनका भी प्रमुख नेतृत्व करता रहे थे, हमने पहले ही पढ़ लिया है। हस्तीदल चौतरिया साहब 1805 से लेकर 1808 ईस्वी। कृषि उन्नति के लिए इन्होंने तकावी ऋण दिए, लगान की दर भी घटाई, और इनके काल में हरिद्वार का जो हर की पौड़ी है उसमें ध्यान रखिएगा नारी दास बच्चों की बिक्री होती थी। ध्यान रखिएगा, नारी केटी होता था, नारी केटी कहा जाता था, वैसे उसको नारी केटी क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। नारी केटी होता था दास बच्चे। ध्यान रखिएगा, दास बच्चों में जो दास प्रथा थी, अब दास प्रथा तो बड़ों में भी थी बच्चों में भी थी, तो उस समय बच्चों में दास प्रथा होती थी, नारी केटी, उस समय इनके काल में बच्चों की भी बिक्री होती थी। ध्यान रखिएगा, हस्तीदल चौतरिया साहब के नाम। अगला आ गए हमारा भैरव थापा। भैरव थापा की यदि बात करें तो 1808 से लेकर 1811 तक यह एक नशंस, अत्याचारी और क्रूर शासक माने जाते हैं, और ये जो गढ़वाल के जो कवि व चित्रकार थे श्री मोलाराम साहब, उनके अत्याचार से नेपाल सरकार को इन्होंने अवगत कराया था कि भैरव थापा जी देखिए कितने नशंस हैं, कितने अत्याचारी हैं, कितने क्रूर प्रशासक हैं। भोलाराम जी ने नेपाल सरकार को अवगत कराया।
था, ध्यान रखिएगा, भैरव थापा के खिलाफ। अगला है हमारा काजी बहादुर भंडारी जी। काजी बहादुर भंडारी जी की बात करें तो 1811 से 1812 में यदि हम देखें तो इसने उर्वरकता को दृष्टि में रखकर जो भूमि में गढ़वाल में जो भूमि गढ़वाल का जो क्षेत्र था उसमें अबल, दम, सोम, चाहर, सूखबासी, इनको कितने भागों में विभाजित कर दिया? 5 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब जो भूमि थी उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें अबल, नंबर 2 दम, तीसरा सोम, चाहर चौथा, और पांचवा था आपका सुखबासी। 5 भागों में विभाजित कर दिया। और ये किस आधार पर करा था? तो उर्वरकता के आधार पर, ध्यान रखिएगा, उर्वरकता के आधार पर भूमिका का निर्धारण किया। 5 भागों में पूछ सकते हैं काजी बहादुर भंडारी की विशेषता। तो ये थी, हमने देखे कि गोरखाओं के प्रमुख कौन कौन सेना नायक थे और उनके कुछ कुछ कार्य हमने यहाँ पर देख लिए। आइए अब देखते हैं प्रमुख उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और संगोलियों की संधि। इसके पूर्व हमने देखा कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं का शासन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से गोरखाओं के प्रमुख सेना नायक थे। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन और संगोली की संधि है उससे संबंधित क्या क्या इसमें अंतर्गत हो सकता है। सबसे पहली बात, 1814 में ध्यान रखिएगा सुदर्शन शाह ने, यहाँ पर लिखा है सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को गोरखों से मुक्त करने के लिए अंग्रेजी सेना से सहायता मांगी। चूंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि उस क्षेत्र में यहाँ पर गोरखाओं का शासन था, तो उन्हें जो सुदर्शन शाह हैं उन्होंने गोरखाओं से मुक्त करने के लिए अंग्रेजी सेना से सहायता मांगी। और ध्यान रखिएगा जो कर्नल निकोल्स हैं, ध्यान रखिएगा कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर, ध्यान रखिएगा कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल, ध्यान रखिएगा नहीं थोड़ा मिसप्रिंट है, अप्रैल 1815, डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1815 में कुमाऊं तथा अल्मोड़ा, ध्यान रखिएगा कुमाऊं तथा अल्मोड़ा के जो बोल सकते हैं ऑक्टालोनी थे, ध्यान रखिएगा जो कुमाऊं तथा अल्मोड़ा के जो जनरल ऑक्टालोनी थे उनको 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव कर जीत लिया और उसके अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अमर सिंह थापा का जो मलाव का किला था वह ऑक्टालोनी ने जीत लिया और अपने अधिकार में ले लिया। मतलब अब ब्रिटिश शासन जो था वो गोरखाओं से युद्ध करने लगा, गोरखाओं के क्षेत्र पर आधिपत्य करने लगा, जिसका सीधा सीधा उदाहरण है यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ 27 अप्रैल 1815 में कर्नल गार्डनर और नेपाली जो गोरखा शासक थे बमशाह, इनके बीच में एक संधि हुई, जिसके संधि में कुमाऊं की जो सत्ता थी वह अंग्रेजों को सौंप दी गई। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों की जो कुमाऊं की सत्ता थी कब सौंपी गई? तो 27 अप्रैल 1815 को जो संधि हुई थी कर्नल गार्डनर और नेपाली गोरखा शासक बमशाह के बीच में हुई थी, जिसमें कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। इसी के साथ साथ अमर सिंह थापा की पराजय जब हो गई उसके बाद 28 नवंबर 1815, ध्यान रखिएगा 28 नवंबर 1815 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में एक प्रमुख संधि हुई थी जिसका नाम था संगोली, ध्यान रखिएगा क्या था? संगोली था, जो कि चंपारण बिहार में है। एक संधि हुई जो, और इसे किस नाम से जाना जाता है? संगोली संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम इसमें डिटेल देखेंगे कि जब अमर सिंह थापा की पराजय हो गई तो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि हो गई थी, जिससे कई बार क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और ध्यान रखिएगा संगोली की जो संधि थी इसको नेपाल सरकार ने नहीं माना और अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर भी चढ़ाई कर दी। और जो काठमांडू थे, ध्यान रखिएगा जो काठमांडू के पास का आसपास का जो क्षेत्र था उन पर चढ़ाई करी, उन पर बोल सकते हैं कि आक्रमण करा, और उस आक्रमण में गोरखा क्या हो गए? पराजित हो गए। और आता था लास्ट में 1816 में, ध्यान रखिएगा मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब अमर सिंह थापा की पराजय हो गई और जो गोरखा और अंग्रेजों ने संगोली संधि बनाई जिसको नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, तो अंग्रेजों ने नेपाल पर भी चढ़ाई कर दी और ध्यान रखिएगा काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया गया। फिर पराजय से हर्ष होकर मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने भी संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। अब संगोली संधि को स्वीकार करने के बाद जब 1815 की संधि आती है संगोली, उसमें कौन कौन से क्षेत्र किस किस को बच गए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो 1815 की जो संगोली संधि थी उसमें काली से अलकनंदा के पूर्वी तट का भाग, ध्यान रखिएगा काली से अलकनंदा के पूर्वी तट का भाग, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, काली से अलकनंदा के पूर्वी तट का भाग, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो काली नदी थी और जो अलकनंदा नदी थी इसका जो पूर्वी तट का जो भाग था वह पूर्ण रूप से किसके अधीन हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। और जो गढ़वाल के शासक थे, ध्यान रखिएगा जो गढ़वाल का पश्चिमी भाग था टिहरी गढ़वाल, यह किसके वंश में आया? पंवार वंश के। किसके वंश में आया? आपके
पंवार वंश में आया, और पंवार वंश के बाद जब यह आधिपत्य में आ गया तो इसमें पहले कौन बोल सकते हैं कि जब यह पंवार वंश के आधिपत्य में आया तो यह इसके प्रथम राजा कौन थे, तो इसके प्रथम राजा बने थे हमारे सुदर्शन शाह। ध्यान रखिएगा, कौन बने थे? सुदर्शन शाह बने। तो किस रियासत के बने थे? टिहरी रियासत के। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन शाह बने थे और किस रियासत के बने थे? टिहरी रियासत बने थे। और ध्यान रखिएगा, ये प्रथम राजा के रूप में स्थापित हुए हैं। और जो पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र था वह भी किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्षेत्र 1815 की संगोली संधि के अनुसार किसके आधिपत्य में हुआ, ये पूछते ही पूछते हैं। अब सभी क्षेत्र जब अंग्रेजों ने सौंप दिए गए तो जो गढ़वाल और कुमाऊं का प्रमुख क्षेत्र था ये भी अंग्रेजों को सौंप दिया गया, और जो गोरखा थे वो सिक्किम के क्षेत्रों से हटने के लिए मान गए, और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति के लिए भी सहमति इन्होंने दे दी, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया था कि अंग्रेजों से थोड़ा लड़ना वहाँ पर मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने संधि को माना और अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसी के साथ साथ सुदर्शन शाह की यदि बात करें तो सुदर्शन शाह के दरबार में दो चित्रकार रहते थे, बहुत फेमस चित्रकार थे, पूछे जा सकते हैं। एक का नाम था चेतू और एक का नाम था माणुक। ध्यान रखिएगा, माणकू। ध्यान रखिएगा, एक का नाम था चेतू और एक का नाम था माणकू। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। और यदि हम बात करें कि टिहरी की स्थापित, यदि हम बात करें टिहरी की, ध्यान रखिएगा, यदि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी उस समय श्रीनगर थी, और श्रीनगर को हटाकर कब कहाँ कर दी गई? टिहरी कर दी गई। मतलब जब आधा राज्य अंग्रेजों के अधिकार में चला गया तब जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने कहा, सोचा कि भैया अब आधा राज्य तो अंग्रेज जीत ही चुके हैं, तो क्यों ना मैं राजधानी चेंज कर दूं। इसलिए उन्होंने राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित कर ली। और संगोली की जो संधि थी उसको नेपाली नहीं मान रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाद में युद्ध हुआ और नेपाली शासकों ने भी संगोली संधि को स्वीकार कर लिया। और इसी के साथ साथ अलकनंदा का जो पूर्वी क्षेत्र था उसको ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में कुमाऊं मंडल के रूप में स्थापित किया, जो वर्तमान में भी आज हमको कुमाऊं मंडल में देखने को मिलता है। एक है हमारा कुमाऊं मंडल और एक है हमारा, आपको ज्ञात होगा दूसरा मंडल कौन सा है, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा गोरखा शासन के साथ साथ जब मुक्ति हो गई, जब ब्रिटिश रियासत उत्तराखंड के क्षेत्रों में आई, जब उनका आधिपत्य स्थापित हुआ तो गोरखा शासन की मुक्ति हो गई, और अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया। ध्यान रखिएगा, नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया। और किसका भाग बनाया, तो पूछते हैं उत्तर पूर्वी प्रांत का उसको भाग बना दिया। मतलब कह सकते हैं कि नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया। उसके प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा प्रथम कमिश्नर थे कर्नल गार्डनर। पूछते हैं प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो प्रथम कमिश्नर थे कर्नल गार्डनर। और ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वह क्या थी, आपको श्रीनगर थी। और 1840 में जब ब्रिटिश ने राजधानी को श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, तो पूछते हैं दाना कि कहाँ स्थानांतरित कर दिया, उन्होंने पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और यदि हम नैनीताल की बात करें, नैनीताल क्या है, तो ध्यान रखिएगा नैनीताल कुमाऊं मंडल का मुख्यालय था, जिसको ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था 1854 में। कब बनाया गया था, ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था 1854 में। इसी के साथ साथ 1840 में जब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया, तो पौड़ी में ध्यान रखिएगा एक नई जनपद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, जब पौड़ी में इसको लेकर आए तब पौड़ी में नई जनपद का यहाँ पर गठन किया गया। तो यह आपको ध्यान रखना, पौड़ी जनपद का यहाँ पर गठन किया गया है, पूछ चुके हैं इसके पूर्व में। इसी के साथ साथ जब 1891 की यदि हम बात करें कि इतना कुछ हो गया, ब्रिटिशों ने राजधानी चेंज कर दी, इसके बाद यदि हम देखें तो जो 1891 का एक प्रमुख फैक्ट है कि यहाँ पर 2 जिले बना दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं को 2 जिले बना दिए गए थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। मतलब आप कह सकते हैं कि जो कुमाऊं मंडल है इसमें 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल को 2 जिलों में विभक्त कर दिया गया। अब जब इसको विभक्त कर दिया गया तो स्वतंत्र जो कुमाऊं मंडल था केवल 3 जिले, जो कि पौड़ी गढ़वाल है आपका, इसके बाद आपका अल्मोड़ा है और नैनीताल है, ये आपके 3 जिले इसमें स्वतंत्र बने रहे। और बल्कि जो टिहरी गढ़वाल था, टिहरी गढ़वाल आप सभी को ज्ञात होगा कि एक रियासत के रूप में बना रहा। और इसी के साथ साथ सन 1891 में जो राज्य में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। जो अंग्रेजों का नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन कर
उत्तरांचल में इसको मिला दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन किया गया, उत्तरांचल के क्षेत्र में इसको मिला दिया गया तथा इसे 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस प्रदेश को हिल स्टेट का नाम भी दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है इसको 1904 में नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट का भी नाम दिया गया। तो ये था कुछ उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और संगोली की संधि से कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश और संबंधित के कैसे कैसे रियासतें चेंज हुई। पहले गोरखाओं का शासन हुआ, फिर गोरखाओं ने थोड़ा अपना और आधिपत्य स्थापित करा। उसके बाद गोरखाओं पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर अंग्रेजों ने क्या करा, उसके बाद राजधानियाँ चेंज कर दी, अपने मुख्यालय बना दिए, नॉन रेगुलेशन प्लान सिस्टम को लगा दिया। उसके बाद 2 जिले चेंज कर दिए, अल्मोड़ा और नैनीताल। उसके बाद वह स्वतंत्र निकाय हो गए। फिर उसके बाद में एक जो 1891 था उसमें नॉन रेगुलेशन प्लान सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और बाद में इसे हिल स्टेट का दर्जा 1904 में भी प्रदान कर दिया गया। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन और संगोली की जो संधि थी वो इसके अंतर्गत यहाँ पर हमने कवर कर ली है। अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका क्या क्या रही है। तो वह हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति से। आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वह 1857 की क्रांति के साथ ही माना जा सकता है और इसके साथ ही शुरू होता है अक्सर में। और ध्यान रखिएगा, जब 1857 की यदि हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति है उससे उत्तराखंड भी अप्रभावित नहीं रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड भी प्रभावित हुआ था, जिसमें यदि हम देखें तो राज्य स्तर पर हम देख सकते हैं कि राज्य स्तर पर कई प्रकार के विद्रोह किए गए, परंतु इसका जो प्रभाव था वह थोड़ा कम पड़ा क्योंकि अन्यायपूर्ण जो गोरखा शासन की अपेक्षा जो लोग थे वे अंग्रेजी शासन पर अधिक सुधारवादी समझने लगे थे। मतलब जो गोरखाओं का शासन था वो कहीं ना कहीं उससे जो आम जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वह इसको अन्यायपूर्ण शासन मानते थे और जो अंग्रेज़ों का शासन था उसमें भली भांति वे सुधारवादी समझने लगे कि अंग्रेज हमारा सुधार कर रहे हैं। तो 1857 की जो क्रांति है उसका कुछ ज़्यादा तो इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है। फिर भी जो कुमाऊँ के जो कमिश्नर थे, ध्यान रखिएगा, जो कुमाऊँ के कमिश्नर थे रेमजे, उन्होंने कुशलतापूर्वक अपना प्रभाव उत्तराखंड में ऐसा जमा लिया था कि लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, लोग उन्हें अपना शुभ चिंतक मानने लगे थे। लोग जो उत्तराखंड के निवासी थे वे इनको शुभचिंतक मानने लगे थे। और कालू सिंह मेहरा, ध्यान रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कालू सिंह मेहरा जी। कालू सिंह मेहरा जी की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो कि चंपावत जनपद के बिसुंग लोहाघाट के निवासी थे। ध्यान रखिए कहाँ के निवासी थे, बिसुंग लोहाघाट के निवासी थे। और इन्होंने क्या करा था कि कुमाऊँ क्षेत्र में गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था। क्या बनाया था, कुमाऊँ क्षेत्र में इन्होंने एक गुप्त बोल सकते हैं क्रांतिकारी संगठन बनाया। और ध्यान रखिएगा इस संगठन बना के इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के विरुद्ध एक बिगुल फूंका। और ध्यान रखिएगा जो यह आंदोलन था यह आंदोलन भी निर्बल हो गया क्योंकि जो टिहरी नरेश थे वे अंग्रेजों के पहले पूर्व से स्वामी भक्ति थे। मतलब जो टिहरी राज्य के जो नरेश थे वे भी अंग्रेजी जो सरकार थे, अंग्रेजी जो हुकूमत थे, जो ब्रिटिश लोग थे उनके वे भक्त थे। इसलिए यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो इतना इम्पैक्ट 1857 की क्रांति का नहीं पड़ा, साथ में जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को कम ही मिला है। आइए बात करते हैं 1857 के बाद उत्तराखंड में क्या क्या प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। तो यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 1857 की जब क्रांति समाप्त हुई उसके बाद राज्य में आर्य समाज, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज और आर्य संगठनों द्वारा राज्य में धार्मिक चेतना का प्रसार किया गया। धार्मिक चेतना का प्रसार किया गया और धार्मिक चेतना के प्रसार के साथ साथ राजनीतिक चेतना को भी कुमाऊँ क्षेत्र में प्रसारित किया गया। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक चेतना को भी कुमाऊँ क्षेत्र में प्रसारित किया गया। और इसका श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका श्रेय जाता है डिबेटिंग क्लब को। किसको जाता है, डिबेटिंग क्लब को। अब डिबेटिंग क्लब कब स्थापित हुआ था, तो 1870 में स्थापित हुआ था, 1871 नहीं 1870। ध्यान रखिएगा 1870 में डिबेटिंग क्लब स्थापित हुआ था। और इन्होंने आप बोल सकते हैं कि जो राजनीतिक चेतना को प्रसार किया। और 1871 में अल्मोड़ा अखबार को भी इसका श्रेय हम दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1871 में जो अल्मोड़ा अखबार है उसको भी हम कुमाऊँ क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का हम बोल सकते हैं कि उसको अधिकार उसको भी हम दे सकते हैं, क्योंकि 1871 में जो अल्मोड़ा अखबार है
वह भी बहुत अच्छा प्रसारित कर रहा था, राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ा रहा था। और इसके बाद 1891 में, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था पूर्व में कि 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों को, कुमाऊं क्षेत्र को बांट दिया गया। और जब दो जिले नए बनाए गए तो 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन कर दिया गया और उत्तरांचल के क्षेत्र में भी इसको मिला लिया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तरांचल के क्षेत्र में भी इसको मिला दिया गया। अब एक क्लब का नाम है हैप्पी क्लब, एक क्लब का नाम है हैप्पी क्लब। अब हैप्पी क्लब किसने बनाया था? तो गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पर है आपका गोविंद वल्लभ पंत के प्रयास से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। और हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1908 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। इतना याद रखिएगा कि 1908 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। और 1904 में जो नैनीताल गजेटियर था उसने हिल स्टेट का जो दर्जा है, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड को दे दिया था। और 1912 से कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की भी स्थापना हमारे यहाँ पर शुरू हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1918 में जो स्वामी सत्यदेव थे वे अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ गया कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने करी, तो वह की थी आपकी सत्यदेव परिवारजक साहब ने। ध्यान रखिएगा, किसने की थी? सत्यदेव परिवारजक साहब ने की थी। और 1918 में वे आए थे, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। इसी के साथ साथ 1914 में विक्टर मोहन, जोशी बद्रीदत्त, पांडे जी, चिरंजी लाल और हेमचंद्र ने भी हेम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में की। मतलब आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद उत्तराखंड में एक धार्मिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। विभिन्न प्रकाश, अब इसका प्रकाशन भी हमको कई अखबारों में देखने को मिला, जैसे कि अल्मोड़ा अखबार। उसके बाद हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। हैप्पी क्लब के बाद शुद्ध साहित्य समिति बनी। इसके बाद हमारे यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना भी अल्मोड़ा में हो गई। तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक विचार, किस प्रकार से एक राजनीतिक चेतना या किस प्रकार से एक धार्मिक चेतना का प्रसार धीरे धीरे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र या उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र में हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जब धार्मिक चेतना की बात की जाए, जब राजनीतिक चेतना की प्रसार की बात की जाए, तो उसी संबंधित एक चीज़ होती है शिक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है शिक्षा। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार करने के लिए, ध्यान रखिएगा, शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा, जब कुमाऊं मंडल में राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा की बात आई कि इन प्रश्नों पर या ये जो सिस्टम था इनको क्या बोल सकते हैं, बढ़ाया कैसे जा सकेगा, तो इसके लिए 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी गई और इनका विस्तार 10 वर्षों के अंतर्गत कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों तक इसमें शिक्षा का विस्तार किया गया, जो कि राजनीतिक चेतना को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करती है। क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहीं राह है, और जहाँ शिक्षा है वहीं चेतना है। चेतना का मूल आधार शिक्षा और विकास का मूल आधार भी शिक्षा। शिक्षित हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है, शिक्षित है तो इतिहास भी बनता है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड स्टेट में हमको देखने को मिला। और सन 1917 की बात करें तो 1917 में विभिन्न सभाएं आयोजित की गई। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से अब उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, किस प्रकार से जो क्षेत्र है, उत्तरांचल का जो क्षेत्र है, किस प्रकार से इसको विकसित किया जा सके, किस प्रकार से इसमें शिक्षा के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक शिक्षा को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और इसी के आधार पर 1918 में, ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर 1918 का जो अल्मोड़ा था, उसके अखबार, जो अल्मोड़ा अखबार था, उसके होली के अंक में, ध्यान रखिएगा, होली अंक में बद्रीदत्त पांडे की गजल आई थी, जो कि नए डिप्टी कमिश्नर लामस के काले कारनामे पर इन्होंने प्रहार किया था। उन्होंने गजल बनाई थी, जो कि जो नए डिप्टी कमिश्नर थे लामस, उनके काले कारनामे को उन्होंने उजागर कर दिया था। और जिससे उजागर होने से क्या हुआ था, जो कमिश्नर थे वह बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अखबार से 1000 रुपये की जमानत राशि मांगी। और जब 1000 रुपये की जमानत राशि नहीं दी गई तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी बंद हो गया। और जब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हुआ तब उसके बाद शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। और 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुईया प्रसाद के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का भी गठन हो गया और इन दोनों नेताओं ने अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किसने किया? 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुईया प्रसाद के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस का भी हमारे कमेटी का गठन इस
क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 14 जून से 2 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी स्थानों पर क्या आयोजित की, ध्यान रखिएगा, सभा आयोजित, क्या क्या आयोजित करी, सभाएं आयोजित की। लोगों को गांधी जी और नेहरू जी ने बताया, सभाएं स्थापित करी। और जो 12 दिन का प्रवास था, ध्यान रखिएगा, गांधी जी उत्तराखंड में 12 दिन रुके थे। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के इस क्षेत्र में गांधी जी 12 दिन का प्रवास था और इन्होंने अनाशक्ति योग नाम से, ध्यान रखिएगा, अनाशक्ति योग नाम से उन्होंने क्या करा था, गीतिका की भूमि लिखी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि अनाशक्ति, यहाँ पर लिख देता हूँ, अनाशक्ति योग नाम से उन्होंने गीता की भूमिका लिखी। और कोसानी ने उन्हें भारत का स्विट्जरलैंड कहा। क्या कहा कोसानी ने उन्हें? भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ये लिखा है यहाँ पर, कोसानी ने उन्हें भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और जो गढ़वाल क्षेत्र था उसमें गांधी जी ने लगभग 16 से 24 अक्टूबर तक 1929 में इन्होंने सभाएं की। और ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर, अब टिहरी रियासत को क्यों छोड़कर? क्योंकि वो आज भी स्वतंत्र प्रांत में इंक्लूड नहीं हुई थी। टिहरी एक आज भी उसी समय भी रियासत के रूप में थी। तो उस रियासत को छोड़कर उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया। और ध्यान रखिएगा कई स्थानों पर तिरंगा फहराया गया और नमक बनाया गया। क्या बनाया गया? नमक बनाया गया। क्या बना दिया गया? नमक। क्योंकि गांधी जी किससे संबंधित थे? नमक सत्याग्रह से संबंधित थे। वहाँ पर फिर उन्होंने नमक भी बनाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, झंडा भी फहराया, नमक भी बनाया। और साबरमती से डांडी तक महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ, ध्यान रखिएगा 78 सत्याग्रहियों के साथ इन्होंने बोल सकते हैं कि अपना कूच किया, जिसमें उत्तराखंड के कितने लोग थे? तो उत्तराखंड के यहाँ पर 3 लोग थे। कौन कौन से 3 लोग थे यहाँ पर? ज्योतिराम कोंडपाल साहब, ध्यान रखिएगा, भैरव दत्त जोशी साहब और गोरखावीर सड़क बहादुर, ध्यान रखिएगा, गोरखावीर सड़क बहादुर। ये 3 व्यक्ति थे जो कि 78 जो कि कुल व्यक्ति ने कूच किया था महात्मा गांधी जी के साथ में नमक सत्याग्रह के लिए या डांडी यात्रा के लिए। उसमें उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कोंडपाल साहब, भैरव दत्त जोशी जी और गोरखावीर सड़क बहादुर। ये 3 लोग हमारे उत्तराखंड के थे। अब जब हमारे बोल सकते हैं कि जब डांडी सत्याग्रह में उत्तराखंड के लोगों ने इसमें भाग लिया, उत्तराखंड में भी एक नई चेतना का प्रसारण हुआ, एक नई जागृति आई, देश प्रेम फैला। इसी के साथ साथ 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन भी हुआ। और कहाँ पर हुआ पूछा जा सकता है, तो वो हुआ था आपका दुगड्डा में। कहाँ पर हुआ था? आपका दुगड्डा में हुआ था। और आज़ादी के अनेक आंदोलन को गढ़वाल के कोने कोने पर पहुँचाने में सबसे बड़ा जो प्रमुख अहम साबित चीज़ हुई थी वह हुई थी हमारा सम्मेलन, जो कि था दुगड्डा। दुगड्डा में जो सम्मेलन हुआ उसमें एक रूपरेखा बनाई गई जो कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी, जिससे उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक लहर दौड़े, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र होने के लिए एक लहर दौड़े, वहाँ के विकास के लिए एक लहर दौड़ी, और जो कि हमको आगे देखने को मिलती है। तो ये हम चीज़ देख चुके हैं। और वर्तमान में यदि हम देखें तो पूर्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि हम देखें तो वर्तमान में अब जो धरोहर हैं वह खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब ये आपको जो होटल वगैरह हैं ये अब आपको नहीं मिलेंगी देखने को। तो ये था हमारा कुछ 1857 के बाद का उत्तराखंड। हमने देखा कि किस प्रकार से 1857 के बाद उत्तराखंड में अनेक प्रयास के परिवर्तन हुए। गांधी जी आए, नेहरू जी आए, उन्होंने दांडी यात्रा में भी भाग लिया। उत्तराखंड के लोगों ने नई जागृति पैदा हुई राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी इसी प्रकार से मतलब टिहरी रियासत को छोड़कर अलग अलग जगह पर झंडे फहराए गए, स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को दर्शाया गया। ये सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ एक कांड हुआ था जिसका नाम है पेशावर कांड। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशावर कांड, कई बार पूछ चुके हैं। पेशावर कांड की यदि हम बात करें तो पेशावर कांड क्या था? पेशावर कांड क्या था मैं आपको बताता हूं। जो पेशावर कांड था, जब वीर सिंह गढ़वाली साहब के नाम यदि हम बात करें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात करें, तो 28 अप्रैल 1980 को जब पेशावर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18, ध्यान रखिएगा 2/18, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ 2/18। तो 2/18 जो गढ़वाल राइफल के जो सैनिक थे उन्होंने निहत्थे राइफल्स, ध्यान रखिएगा, जो निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। ध्यान रखिएगा पेशावर जो कांड था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो 2/18 बटालियन थी गढ़वाल राइफल्स की, उन्होंने जो निहत्थे सैनिक थे उन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। और यही घटना किस नाम से जानी जाती है? तो यही घटना
पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है, जिससे जो मोतीलाल जी नेहरू थे वे बहुत प्रभावित हुए, बहुत होतप्रद हुए और इसीलिए ध्यान रखिएगा 28 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा इसी कारण 28 अप्रैल को संपूर्ण देश में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए और युवकों ने इसमें अधिक से अधिक अपनी सक्रियता निभाई और 28 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की भी इस समय घोषणा कर दी। मतलब पेशावर कांड में जब पेशावर कांड हुआ कि जब वहाँ पर जो गढ़वाल राइफल्स के जो सैनिक थे उन्होंने निहत्थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया और इससे क्या हुआ कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे वे बहुत प्रभावित हुए और इसके कारण क्या हुआ, उग्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसलिए 28 अप्रैल को फिर वहाँ पर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इसी के साथ साथ गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना हुई और किसके प्रयास से हुई थी, तो वो हुई थी शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयास से हुई थी और सोमेश्वर अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी? सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुई थी, जो कि चनोदा गांव है, मतलब पास में एक छोटा सा स्थान है चनोदा, वहाँ पर हुई थी। और यह जो था गांधी आश्रम, यह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। तो ये था, हमने देखा कि किस प्रकार से पेशावर कांड हुआ, पेशावर कांड के बाद गांधी आश्रम की स्थापना हुई। इसके बाद विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपने नाम सुना होगा। इसी प्रकार उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे जन आंदोलन हैं जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आइए उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टिहरी राज्य आंदोलन। बिल्कुल, टिहरी राज्य आंदोलन की यदि हम चर्चा करें तो टिहरी राज्य जो आंदोलन था वह 1939 में देवसुमन, ध्यान रखिएगा, देवसुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी साहब और वीरचंद्र जो गढ़वाली थे, इनके प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ध्यान रखिए, आप कह सकते हैं जो टिहरी राज्य की मांग हो रही थी उसके लिए जो प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देवसुमन जी, दौलत राम जी, नागेंद्र सकलानी जी और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1939 में इसकी स्थापना हुई। और देवसुमन जो थे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, जो देवसुमन जी थे वे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और कुछ समय बाद हुआ क्या, जब इस आंदोलन का नेतृत्व देवसुमन जी ने किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। और 25 जुलाई 1944, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 25 जुलाई 1944 को 34 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री देव सुमन जी की मौत हो गई। मतलब 84 दिन उन्होंने भूख हड़ताल करी और इनकी मौत हो गई। जब इनकी मौत हुई तो उस समय क्या हुआ, उस क्षेत्र में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का नेतृत्व दौलत राम जी ने किया, भोलू राम जी ने किया, भोलू राम नौटियाल साहब ने किया और नागेंद्र सकिलानी साहब ने, जो नागेंद्र सकलानी साहब थे, इन्होंने टिहरी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। और मुख्य कारण क्या था कि जो देवसुमन जी है वो भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जिस आंदोलन के कारण क्या हुआ, जो जनता थी वहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई, जिसके कारण जब जनता में अधिक आक्रोशन हुआ, जब जनता अधिक आक्रोशित हुई, तब जो राजा थे मानवेंद्र शाह, ध्यान रखिएगा, जो राजा थे मानवेंद्र शाह, इन्होंने 1949 का जो विलीनीकरण पत्र है उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती उनको मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़े। और इसी प्रकार अगस्त 1950 को टिहरी संयुक्त प्रांत एक जिला बन गया। ध्यान रखिएगा, कई बुक्स में 1949 भी दिया गया है, वह भी यहाँ पर राइट है। ध्यान रखिएगा कि अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत एक राज्य बन गया और अगस्त 1950 दे रखा है वैसे, परंतु आप यहाँ पर 1949 ही याद कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से टिहरी राज्य आंदोलन का उदय हुआ कि 1939 में जो देवसुमन जी थे, दौलत राम जी साहब थे, नागेंद्र सकलानी जी थे, वीर सिंह गढ़वाली थे, इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी। और 25 जुलाई के लगभग श्री देवसुमन जी को जेल में डाल दिया गया, जिसमें 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो एक उग्र आंदोलन हुआ। उग्र आंदोलन के कारण क्या हुआ, जो वहाँ के राजा थे मानवेंद्र शाह, वे डर गए और 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, उनको झुकना पड़ा इस आंदोलन के सामने। और टिहरी संयुक्त प्रांत अगस्त 1949 को बनकर हमारे सामने आया। तो ये था हमारा टिहरी राज्य आंदोलन। इसके बाद एक छोटा सा आंदोलन था सड़क आंदोलन। यदि सड़क आंदोलन की बात करें तो वर्ष 1940 में उत्तराखंड की जो जनता थी उन्होंने सड़कों की मांग को लेकर व्यापक जन आंदोलन किया। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लेंसडाउन से पौड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाए। नाम ही सड़क आंदोलन है तो सड़कों के लिए आंदोलन भी हुआ था भैया 1940 में, जब उत्तराखंड की जनता को लगा कि यहाँ पर सड़क होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों को गरुड़ से लेकर कर्णप्रयाग और लेंसडाउन से लेकर पौड़ी तक का जो मार्ग है उसको मोटर मार्ग में तब्दील किया जाए, उस पर सड़क बनाई जाए, इसी के मांग के लिए आंदोलन हुआ था सड़क आंदोलन।
अगला आंदोलन है हमारा कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन। यदि कोटा खर्रा आंदोलन की बात करें तो देखिए, कोटा खर्रा जो आंदोलन है वो किसान संगठन के नेतृत्व में चला। सबसे पहली बात, किसान संगठनों के नेतृत्व में रहा और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो राज्य के तराई क्षेत्र हैं इसमें सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। अब सीलिंग कानून क्या होता था कि जिस किसान के पास जमीन नहीं है उस किसान को वहाँ पर ज़मीन दी जाती थी, और किन क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। तो जो किसान थे उनकी डिमांड थी, उनकी मांग थी, भैया कोट खर्रा आंदोलन के आधार पर किसान संगठन ने मांग करी कि भैया जो भूमिहीन किसान हैं, जो किसान भूमिहीन है, इनको भले आप टैक्स के अधीन दीजिए, कर लगाकर उनको भूमि दीजिए, या उनको तराई क्षेत्र में किसी भी आधार पर उनको भूमि दीजिए, परंतु दीजिए। यही इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, जिसे कोटा खर्रा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला आंदोलन है हमारा कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। यदि कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यदि हम अल्मोड़ा की ध्यान रखिएगा, एक बहुत फेमस है कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। देखिए, जो अल्मोड़ा के बड़ियाल रे थे, जो कि लमराड़ा गांव, ध्यान रखिएगा लमराड़ा गांव, ये गांव का नाम थोड़ा अटपटा है, मैं लिख देता हूँ लमराड़ा गांव। तो लमराड़ा गांव में जो बेल थे, उन बेलों के कान पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया। क्या लिया गया, जो उनके बेल थे उन बेल के कान पर फुल्ली लगाकर ऋण ले लिया गया, और बाद में बेलों के दोनों कान भी काट लिए गए और उन्हें 2 बार मरा घोषित कर दिया गया, और मरने के बाद उनकी बीमा धनराशि भी हड़प ली गई। मतलब पहली बात तो जो बेल थे उनके कानों पर फुल्ली लगा दी गई, और फिर बैंक मतलब जो बेल थे उनके नाम पर लोन ले लिया गया, ऋण ले लिया गया, और उसके बाद दोनों बेलों के कान काट दिए गए। और जब दोनों बेलों कान काट के बैंक के सामने प्रस्तुत कर दिए कि साहब बेल तो मर गए, और बेल जब बेल जीवित थे और बेल मरे भी नहीं, तो आप सोचिए कि बेल मरे भी नहीं और उनके से दोनों जब कटे हुए दोनों मतलब कान ले गए बेल के, तो बैंक से उन्होंने बीमा की धनराशि भी ले ली। मतलब एक सोचिए आपकी कितना बड़ा भ्रष्टाचार आंदोलन था। मतलब एक पहले तो बात तो एक बेल का उन्होंने क्या कराया, बीमा कराया, मतलब बेल खरीदे, बेल का बीमा कराया। उसके बाद जो कान थे, बेलों के जो कान थे उस पर फुल्ली लगाकर उस पर ऋण लिया, है ना। उसके बाद उसके दोनों जो बेलों के कान थे उनको कान को काट दिया गया, और बेल के कान काटने के बाद उसको बैंक में दर्शाया गया कि भैया बेल मर गए, तो अब उसका बीमा की धनराशि दो। तो उसकी धनराशि भी इन्होंने ले ली। मतलब आप सोचिए कितना व्यक्ति भ्रष्टाचार हो सकता है। तो कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का यही सबसे बड़ा एक फैक्ट देखा जा सकता है कि भैया बेल के कान काट दिए, उसको 2 बार मरा घोषित कर दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार मरा घोषित कर दिया गया, और दोनों बार की जो बीमा की धनराशि थी वो भी उस बेल की हड़प ली गई। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ था इसके खिलाफ फिर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और जो कनकटा बेल था उसको पकड़ा और अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया, लोगों को दिखाया कि देखो भैया बेल जिंदा है, बेल के सिर्फ कान काटे लिए हैं, और उसको 2 बार मौत मतलब 2 बार मरा हुआ घोषित करके आपने यहाँ पर उससे क्या ले लिया, आपने उस पर ऋण भी ले लिया, उसकी धनराशि भी हड़प ली। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये जो बेल था, बेल को दिल्ली से जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी प्रयास किया गया। मतलब उन बेलों को आप सोचिए, उत्तराखंड की भूमि से लेकर दिल्ली तक, मतलब उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक उस कन कटे बेलों को ले आया गया कि किस प्रकार से एक बेल के साथ मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब बेल का फ़ायदा उठाया गया और भ्रष्टाचार किया गया। इसी का नाम था कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। मतलब सीधी सी बात है, एक बेचारा पहले बेल को खरीदा गया, बेल के कानों पर फुल्ली लगाई गई, उस पर ऋण लिया गया, लोन लिया गया, उसका बीमा भी करवाया ताकि मर जाए तो पैसा दे, और बीमा करवाने के बाद उसके क्या कर दिया, धीरे से 2 कान काट दिए, और कान काटने के बाद एक बार दोनों बार ले गए कि भैया बेल तो मर गया, और दोनों बार बेल मरने की उन्होंने बीमा राशि भी ले ली। और इसके बाद कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ आप सोचिए। मतलब भ्रष्टाचार हुआ, इसके खिलाफ फिर जो संघर्ष वाहिनी थी उन्होंने आवाज़ उठाई, और उत्तरांचल के कई क्षेत्र जैसे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, कई जनपदों में लोगों को दिखाया कि देखो भैया बेल जिंदा है, कान काट लिए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ और वो बेल को दिल्ली तक ले गए। तो ध्यान रखिएगा, ये कनकटा बेल भ्रष्टाचार आंदोलन, इसको याद रखिएगा। अगला आंदोलन है हमारा विश्वविद्यालय आंदोलन। यदि विश्वविद्यालय आंदोलन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ही उत्तराखंड में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मांग उठती रही। छात्रों ने विभिन्न प्रकार के जन आंदोलन किए कि भैया उत्तराखंड बन तो गया, स्वतंत्र हो गया, उत्तरांचल क्षेत्र बन गया,
मतलब जब पहले तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, ठीक है मानते हैं, पर उत्तराखंड में भी विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसी के फलस्वरूप 1956 में एन डी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रख दिया और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वहाँ पर उत्तराखंड को दिए। और जब उत्तराखंड का गठन हुआ उसके बाद तो विश्वविद्यालय बने ही हैं, परंतु इसके पहले भी हमको विश्वविद्यालय आंदोलन के फलस्वरूप जो 1956-55 में एन डी तिवारी जी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसका प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को भी मान लिया गया था। अगला आंदोलन है हमारा, नाम से समझ में आ जाएगा आपको, शराब विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन की यदि बात करूं तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली, जब राज्य में स्वतंत्रता हुई, तो जो महिला संगठन थी उन्होंने नशा मुक्ति का मुद्दा उठाया और नशा मुक्ति का उद्देश्य लिया और इसके लिए आंदोलन किया कि भैया उत्तराखंड में शराब का विरोध होना चाहिए, उत्तराखंड में शराब नहीं बिकना चाहिए, शराब तस्करों को आगे नहीं बढ़ देना चाहिए। और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी देखिएगा, जो कि कनकटा बनाम जो केस था, कनकटा बिल बनाम भ्रष्टाचार, उसमें भी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने साथ दिया और शराब विरोधी आंदोलन में भी उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इसका नेतृत्व किया और नशा नहीं रोजगार दो का नारा लगाया। ध्यान रखिएगा, नशा नहीं रोजगार दो का नारा लगाया। और यह आंदोलन 2 फरवरी 1984 को अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ से शुरू हुआ था? 2 फरवरी 1984 को अल्मोड़ा के जो गांव हैं बसभीड़, ध्यान रखिएगा बसभीड़ एक गाँव है, वहाँ से शुरू हुआ। और यह आंदोलन माफिया, नौकरशाहों और राजनीति तथा जन विरोधी गठजोड़ के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध के रूप में सामने आया और शराब विरोधी आंदोलन के रूप में उभरा। मतलब किसी भी प्रकार से अब शराब के खिलाफ लोग उतर चुके थे, उनका साफ नारा था नशा नहीं रोजगार दो। अगला है हमारा पृथक राज्य हेतु आंदोलन। देखिए, आपको पता होगा कि स्वतंत्र राज्य बना, उसके बाद उत्तराखंड का अधीन हुआ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का अधीन हुआ। और साथ में अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने पृथक राज्य की मांग करी कि भैया हमको एक पृथक राज्य दो। मतलब उत्तराखंड को हम मतलब एक बात सकते हैं उसमें, मतलब हम कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, मतलब कह सकते हैं कि हमको एक अलग से राज्य चाहिए, मतलब हमको एक अलग से राज्य दो। तो आप कह सकते हैं कि वर्ष 1937 से उत्तरांचल संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का अंग बना। और जो उत्तरांचल राज्य था, इसकी सबसे पहली जो मांग उठी थी वह उठी थी 1938 में। मतलब 1947 के पहले जब भारत आज़ाद हुआ उसके पहले ही यहाँ पर मांग उठ चुकी थी भैया राज्य के लिए कि भैया किस प्रकार से राज्य को पृथक मतलब एक अलग राज्य का दर्जा इसको दिया जाए। तो 1938 में ध्यान रखिएगा श्रीदेव सुमन जी ने इसकी मांग की, ध्यान रखिएगा कि भैया इसको एक नया राज्य बनाया जा सके। और इसी के बाद में ध्यान रखिएगा जब 1938 में पृथक राज्य की मांग को लेकर जब श्रीदेव सुमन जी थे वे दिल्ली में गए और दिल्ली में गणदेश सेवा संघ तथा बाद में हिमालय सेवा संघ के रूप में यह हमारा क्षेत्र रूपांतरित हो गया। और बाद में 1946 में ध्यान रखिएगा, बाद में 1946 में बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में हल्द्वानी में हुए जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें उत्तरांचल का जो पर्वतीय भूभाग है उसको विशेष वर्ग के भूभाग में रखने की मांग उठाई गई। और इसी के आधार पर अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी एक सम्मेलन में गढ़वाल तथा कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई घोषित करने की मांग रखी तथा 1900 इसी मांग के आधार पर 1950 में पर्वतीय विकास समिति नामक संगठन का भी गठन कर दिया गया। मतलब जब इतनी मांगे रख दी गई कि भैया कुमाऊं क्षेत्र तथा जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है इसको एक नई अलग भौगोलिक इकाई घोषित कीजिए, तो पर्वतीय विकास समिति नामक संगठन का गठन 1950 में कर दिया गया, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हिमाचल है और उत्तरांचल है उसको मिलाकर एक नया राज्य बनाए। और फिर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था हिमालय राज्य। क्या नाम बनाया गया उसका? नया राज्य, एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था आपका हिमालय राज्य। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद यदि हम देखें तो आप सभी को ज्ञात होगा 1967 में, ध्यान रखिएगा 1967 में रामनगर में पृथक राज्य की मांग उठी और रामनगर में पृथक राज्य निर्माण हेतु जो पर्वतीय राज्य परिषद थी उसका गठन कर दिया गया। और दयाकृष्ण पांडे, ध्यान रखिएगा दयाकृष्ण पांडे ने इसके गठन में एक अहम भूमिका निभाई और गढ़वाल मंडल की स्थापना सन 1969 में कर दी गई। ध्यान रखिएगा इसी के आधार पर गढ़वाल मंडल की स्थापना सन 1969 में कर दी गई। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, ध्यान रखिएगा जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पीसी जोशी द्वारा 1970 में 1970 में अलग राज्य हेतु इन्होंने एक मोर्चा का गठन किया कि किस प्रकार से भैया हमारा
एक अलग राज्य बनाया जाए। इसी प्रकार से जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पीसी जोशी साहब, उन्होंने इसका गठन किया और 1976 में पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का भी गठन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का भी गठन कर दिया गया। और इन्हीं सभी को देखते हुए 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का भी गठन हुआ, जो कि बहुत फेमस रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ चुके हैं इसके बारे में कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ। तो 25 जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। और उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1988 में भी उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो पूछ चुके हैं शोभन सिंह। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इनका नाम है शोभन सिंह जीवा। शोभन सिंह जीमा की अध्यक्षता में इनका बोल सकते हैं कि 1988 में उत्तरांचल उत्थान का गठन हुआ। और उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद साहब ने किया। 11 से 12 जून 1989 को इन्होंने इसका गठन किया। और इसके बाद वर्ष 1993 में जो कौशिक समिति गठित की गई थी, उसने 1994 में गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश करी। और इसके जो सूत्रधार थे वे टिहरी गढ़वाल अकोडी गांव के जो इंद्रमणि बड़ोनी साहब थे, जिनको उत्तराखंड के उत्तराखंड के गांधी जी के नाम से जाना जा सकता है। इंद्रमणि बड़ोनी साहब को उत्तराखंड के गांधी जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक अहम भूमिका इसमें निभाई। ध्यान रखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो 1994 में गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। तब क्वेश्चन आएगा कि भैया गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश कब की गई? तो 1994 में गैरसैंण में राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। और 1 सितंबर 1994 का खटीमा, जो कि उधम सिंह नगर, ध्यान रखिएगा, खटीमा उधम सिंह नगर गोलीकांड को काला दिवस के रूप में भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट है कि 1 सितंबर 1995 का जो खटीमा है खटीमा गोलीकांड जो उधम सिंह नगर में हुआ था, इसको काला दिवस के रूप में भी माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं आपको बताता हूं कि जो पृथक राज्य की मांग उठ रही थी, उसके लिए कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे। और जो निहत्थे आंदोलनकारी जब दिल्ली जा रहे थे तो मुजफ्फरनगर में जो पुलिस थी उसने गोलियां चला दी। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर गोली चलाई थी, जो घटना प्लेस था, उसे रामपुर तिराहा के नाम से भी जाना जाता है, या खटीमा गोलीकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और खटीमा गोलीकांड को काला दिवस के रूप में 1 सितंबर 1994 को मनाया जाता है कि भैया किस प्रकार से जो निहत्थे आंदोलनकर्ता थे, उनको मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गोली मार दी गई। इसी के आधार पर 15 अगस्त 1994 को लाल किले से प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, ध्यान रखिएगा, एच एवं नहीं है HD देवगौड़ा साहब का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा करी, जिसको 28 अगस्त 2000 को, ध्यान रखिएगा, 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्राप्त हो गई। और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के रूप में इसका गठन हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि भैया 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ। और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भैया 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बनाया गया, उसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये था कुछ आधुनिक भारत से संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि किस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ हुआ। कुछ आंदोलन हुए, जिसमें प्रमुख आंदोलन शराब विरोधी आंदोलन था, है ना, कोटा खर्रा आंदोलन था, कनकटा बेल आंदोलन था, टिहरी राज्य आंदोलन था। और ध्यान रखिएगा, पृथक राज्य हेतु आंदोलन पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। आगे आने वाले वीडियो पर बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।